साथ न्यू ईयर स्पेशल। जी हाँ, पिछले साल भर से हमने सेहत की बात में आपकी जिंदगी, आपकी सेहत के हर पहलू का बड़ा ख्याल रखा है, आपको बेहतर जानकारियां दी हैं। और सबसे पहले आप सभी दर्शकों का ढेर सारा शुक्रिया, क्योंकि आपने इस शो को जिस तरह का प्यार दिया है और जिस तरह से आपने इस शो की जानकारियों को सराहा है, वो हमारा हौसला बढ़ा रही हैं। और नए साल में भी हम आपको इसी तरह की बेहतर जानकारियां देते रहेंगे, आपको जागरूक करते रहेंगे। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इन एक सालों में जो तमाम डॉक्टर्स हमारे साथ जुड़े, जो हमारे साथ हेल्थ एक्सपर्ट जुड़े, फिटनेस एक्सपर्ट जुड़े, हमारे साथ जो खासतौर पे न्यूट्रिशनिस्ट की एक पूरी कह सकते हैं कि जागरूक पूरी कम्युनिटी जुड़ी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने इस कार्यक्रम को बेहतर बनाने में उनके इनसाइट्स ने मदद की। और आज जैसे न्यू ईयर स्पेशल में हम बात करेंगे 2026 की। जी हां, 2026 में आखिर कौन से ऐसे हेल्थ कंसर्न्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, किस तरह से दुनिया बदल रही है और किस तरह की बीमारियां जो हमारी जीवन शैली से अब ज्यादा जुड़ चुकी हैं, वो हमारे पूरी जिंदगी का एक हिस्सा बन चुकी हैं और उससे हम अछूते नहीं हैं। इन सब के बारे में हम जानकारी देंगे, आपकी बेहतर तैयारी कराएंगे। और आज आपके इन तमाम पहलुओं को बेहतर तरीके से उनका मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ एक्सपर्ट्स का एक भरा पूरा पैनल है। मैं परिचय करा दूं, हमारे साथ आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं डॉक्टर आशुतोष तिवारी, सीनियर कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन एंड क्रिटिकल केयर, रेजेंसी हॉस्पिटल से। डॉक्टर आशुतोष, थैंक यू सो मच अपना समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर मनीष बंसल साहब भी कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हैं, सीनियर डायरेक्टर क्लिनिकल एंड प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, मेदांता हॉस्पिटल से। डॉक्टर मनीष, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ मीनल पाठक हैं, जानी मानी वेलनेस एक्सपर्ट। मीनल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ मैत्री रमैया हैं, जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट और इंच लॉस कोच। थैंक यू सो मच मैत्री, आपका भी इस चर्चा के लिए समय देने के लिए। तो सबसे पहले डॉक्टर मनीष, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करूंगा। हम बात कर रहे हैं 2026 की। जी। पिछले एक सालों में चूंकि सबसे ज्यादा मरीजों के और उनकी समस्याओं के करीब आप रहे हैं, पिछले एक सालों में या गुजरे कुछ सालों में जो सबसे ज्यादा समस्याएं बढ़ रही हैं, वो आप क्या देख रहे हैं जो 2026 में सबसे ज्यादा एक व्यक्ति के तौर पे हमें कहीं ना कहीं अटेंशन देनी चाहिए, जिनको गंभीरता से लेना चाहिए? जी, देखिए, पिछले कुछ सालों में हमारे देश में हेल्थ को लेके एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ट्रेंड उभर कर आ रहा है। वो ये कि जहां पहले इन्फेक्शियस डिजीजेस कॉमन होती थी, उनकी जगह पर अब नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, कैंसर और लंग डिजीजेस, इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका ले ली है। और आज की तारीख में करीब 2/3 डेथ्स जो हमारे देश में हो रही हैं वो इन्हीं बीमारियों से हो रही हैं। इन्फेक्शियस डिजीजेस सिर्फ 1/3 रह गई हैं, और इनमें भी हार्ट डिजीज सबसे इंपॉर्टेंट है। हमारे देश में होने वाली हर चौथी मृत्यु आज की तारीख में हार्ट अटैक या स्ट्रोक की वजह से हो रही है। तो ये बीमारियां हैं जिन पे हमें बहुत ध्यान देना है। इनमें से कई बीमारियां पूरी तरह से प्रिवेंट की जा सकती हैं अगर हम प्रॉपर एक्शन लें। तो इसलिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हम इनके बारे में जानें और इन पे पूरा पूरा ध्यान दें। डॉक्टर आशुतोष, हमें यह बताइए कि कौन सी गलतियां आमतौर पर आजकल आप देख रहे हैं? खासतौर पे एक वक्त होता था जब बीमारियां एज के हिसाब से होती थी, लेकिन आज बीमारियों ने वो जो उम्र का दायरा है उसे तोड़ दिया है। चाहे वो एज रिलेटेड इश्यूज होते थे, वो अब बहुत कम उम्र में हो रहे हैं। तो सबसे बड़ी समस्या, गलतियां आप कहां देख रहे हैं? थैंक यू सो मच बुलाने के लिए। मैं मनीष सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो हमने लास्ट 1 ईयर में देखा है, उसमें नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ने बहुत सारे लोगों को प्रभावित किया है। अगर हम गलतियों की बात करें तो सबसे बड़ी गलती जो है वो है कि अवेयरनेस का सही ना होना। मेनी ऑफ द टाइम लोग मिसगाइड हो जा रहे हैं डिजिटल मीडिया से। जैसे कि हमारे पास जैसे पेशेंट आते हैं, वो इस स्टेज में आते हैं कि जनरली एक प्रिवेंशन वाले पार्ट से हट के वो क्यूरेटिव पार्ट में आते हैं। मतलब पहले लोग लोकल ट्रीटमेंट कराना ज्यादा पसंद करते हैं अपनी बीमारियों को, और वो बीमारियां क्योंकि एक तरह से जानकारी के अभाव में दिक्कत ये होती है कि वो केस जो बहुत आसानी से डील किया जा सकता है वो बिगड़े हुए कंडीशन में हमारे पास आता है। तो
मैं बस ये कहना चाहूंगा, डिजिटल मीडिया लोगों के आसपास बात करने के साथ साथ हमें ये भी देखना चाहिए कि हु इज द स्पेशलिस्ट ऑफ विच डिजीज। तो आपको हमेशा स्पेशलिस्ट के पास जाके अपना इलाज करना चाहिए, रेदर देन कि कोई कुछ भी बोले और उसको मान लेना। क्योंकि सही जानकारी सही समय पे होना ही मरीज की जान बचाने के लिए बहुत मदद करती है। मीनल, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इंडिया में ओबेसिटी बढ़ रही है, इंडिया में डायबिटीज बढ़ रही है, भारत में किडनी रिलेटेड इश्यूज बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से फिटनेस सेंटर, वेलनेस सेंटर, अवेयरनेस भी बढ़ रही है, उस हिसाब से जिम अभी बढ़ रहे हैं, लोगों का रुझान भी बढ़ रहा है। तो इतना विरोधाभास क्यों? ये दो अलग अलग डायरेक्शन क्यों? तब तो स्थितियां सुधरनी चाहिए, ये खराब क्यों हो रही हैं? तो आप देखिए, जैसे आपने स्टार्ट किया कि 2026 में कैसा होगा फिटनेस वर्ल्ड, या फिटनेस के हिसाब से दुनिया कैसी होगी। सो जो मुझे दिख रहा है इन लास्ट 10 years हाउ द ट्रेंड हैज चेंज्ड इज, अब बहुत सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स आ गए। मतलब आप ओबेसिटी की बात कर रहे हैं, आप हाइपरटेंशन की बात कर रहे हैं, आप पीसीओएस की बात कर रहे हैं, ये सभी के सभी टू एन एक्सटेंट लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी हैं। और साथ के साथ ये सारे डिसऑर्डर्स अब बहुत अर्ली आ गए हैं। मतलब जो ये बीमारियां लोगों को 40, 50 या मे बी 60 में ऐसा होता था कि लोगों को बीपी होता था, अब वी गेट ऑल द गर्ल्स और ऑल द बॉयज हु आर इन देयर 20s एंड 30s। नो वंडर कि वो सब बहुत कमा रहे हैं, बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बट वो सभी के सभी बीपी के पेशेंट्स हैं। मतलब दे टेल मी कि वी वांट टू डू वर्कआउट, बट हम स्टूडियो में पर्सनलाइज ट्रेनिंग लेने इसलिए आए हैं बिकॉज वी हैव दीज नंबर ऑफ इश्यूज। सो डॉक्टर ने हमें अंडर प्रॉपर गाइडेंस वर्कआउट करने के लिए ही बताया है। वी कैन नॉट डू हाई इंटेंसिटी, वी कैन नॉट डू। सो आप समझ रहे हैं हाउ इट इज चेंजिंग। मतलब ये सारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स बहुत अर्ली आ गए हैं। मतलब 20s 30s में जो बच्चे हैं उनको प्रॉब्लम्स हैं ये ओबेसिटी की, और ओबेसिटी की प्रॉब्लम तो आजकल टीनेजर्स में है। 20s 30s में तो ये जो क्रॉनिक डिजीजेस होती थी वो आ गई है। तो यहाँ पर इसके साथ साथ, मतलब ये लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स के साथ साथ, आई थिंक मेंटल स्ट्रेस का जो एक फिनोमिना है वो बहुत बढ़ गया है। बच्चों में भी स्ट्रेस है, स्कूल जाते हुए छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस है, ऑफिस वाले लोगों में भी स्ट्रेस है, 40s में भी स्ट्रेस है। तो कहीं ना कहीं अब हमें फिजिकल फिटनेस के साथ साथ मेंटल वेलनेस को भी ध्यान में अपने दायरे में रख के सारे वर्कआउट्स को करना पड़ेगा। सो इवन इफ वर्कआउट सेंटर्स भी बढ़ रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से जो बीमारियां हैं, जिस हिसाब से हमारे लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, जिस हिसाब से हमारी स्लीप, मुझे ऐसा लगता है कि एक जो स्लीप है, एक जो स्ट्रेस है, एक जो आप देखिए ना, अगर आपका इस टाइप का शेड्यूल है कि आपको सुबह बाहर निकलना है और आपको रात को ही आना है, तो आप कितने मील्स कैरी करेंगे? तो ऑब्वियसली यू गेट टू ईट आउट। तो वो जो एक प्रोसेस्ड फूड है, उस प्रोसेस्ड फूड के साथ दिन भर का जो स्ट्रेस है, ये एक प्रॉपर रेसिपी है फॉर ऑल दीज क्रॉनिक डिजीजेस, ऑल दीज इन्फ्लेमेशन इश्यूज, गट इश्यूज। मतलब अब यू गेट टू हियर अबाउट गट इश्यूज सो ऑफन। मतलब 20s 30s में लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, और ये कोई ऐसी एसिडिटी नहीं है कि आज या कल हुई और फिर ठीक हो गई। पीपल हैव प्रॉब्लम ऑफ क्रॉनिक एसिडिटी। मतलब आप सोचिए ना, यंग 20s क्या एज होती है? इट्स अ काइंड ऑफ अ एज इन विच यू आर जस्ट ग्रोइंग अप, यू स्टिल ग्रोइंग अप। उसमें अगर आपको एसिडिटी जैसे इश्यूज हो जाए, सो हाउ डिफिकल्ट इट इज टू, बिकॉज आपके आगे अभी पूरी अपनी लाइफ पड़ी है। सो यहाँ पर आप फिटनेस को सिर्फ फिजिकल फिटनेस नहीं ले सकते, यहाँ पर आपको फिटनेस का एक होलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू लेना पड़ेगा। वाकई शायद हमें 360 डिग्री सोचना होगा। दुनिया अगर हर तरह से अपग्रेड हो रही है, तो हमें भी अपने हेल्थ के लिए जो अप्रोच है उसे में एक अपग्रेडेशन लाना होगा, एक बदलाव लाना होगा। और इसमें एक बहुत अहम वर्ड मैं आजकल पढ़ रहा था, माइंडफुल ईटिंग। बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, और मैत्री से बेहतर कोई नहीं बता सकता। मैत्री, एक तो ये वर्ड बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो जरा ये बताइए माइंडफुल ईटिंग ये क्या आजकल चल रहा है? दूसरा ये है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी, मतलब इसको तो एड्रेस, मतलब अभी तो सरकार भी आंकड़े हैं, सरकार ने अभी आंकड़े जारी किए हैं कि मतलब एक वर्ग है जो कुछ ज्यादा ही प्रोटीन खा रहा है, और एक वर्ग है जो पूरी तरह से प्रोटीन डेफिशिएंट है। मतलब सरकारी आंकड़े हैं, और बड़ी बड़ी हैरानी होती है। तो जरा बताएं, ये माइंडफुल ईटिंग और प्रोटीन डेफिशिएंसी, इन दोनों फ्रंट पे 2026 में किस स्तर पे काम करने की आवश्यकता है? तो पहले मैं माइंडफुल ईटिंग पे कमेंट करना चाहती हूँ। अ, आपको पता है कि 95% जो सेरोटोनिन है, सेरोटोनिन एक
हार्मोन है जो फील गुड हार्मोन, जिससे अच्छा लगता है। 95% ऑफ सेरोटोनिन अपने पेट में पैदा होता है। तो अगर हमारा खाना ठीक नहीं है, अगर वो माइंडफुल नहीं है, तो आपका डायरेक्ट इफेक्ट आपके मूड्स पे होने वाला है। तो ये तो एक हो गई कि आपका पेट आपका दूसरा माइंड है। अ, दूसरी बात रही प्रोटीन की। हाँ, ये सच है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा खा रहे हैं, कुछ लोग बहुत कम खा रहे हैं। जो कम खा रहे हैं, जैसे कि पिछली बार हमने बात की थी, कुछ योजनाएं हैं गवर्नमेंट की जो चेंज होने की जरूरत है, जिससे जो सब्सिडाइज्ड खाने हैं, जो पहले गेहूं और राइस थे, उनको चेंज करके जो हाई प्रोटीन फूड्स है, जैसे पल्सेस, कोर्स ग्रेन जैसे रागी, ज्वार, बाजरा, इनको सामने लाया जाए, ताकि लोगों का फाइबर और प्रोटीन क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो जाए। राइस और गेहूं से क्या हो रहा है, ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जैसे कि डायबिटीज, कैंसर और हार्ट के डिजीजेस, ये बढ़ रहे हैं क्योंकि उससे फैट बढ़ रहा है। जैसे ही हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में प्रोटीन पे फोकस करना शुरू करेंगे, तो जो निचले वर्ग है उनका ऑटोमेटिकली न्यूट्रिएंट क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ना शुरू हो जाएगा। एज फार एज ज्यादा प्रोटीन की का सिचुएशन है, हाँ, ऐसे कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि हम प्रोटीन खाते जाए खाते जाए जितना ज्यादा प्रोटीन खाया उतना अच्छा है। ऐसा नहीं होता। अ, खाने में 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं: प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स, और सारे के सारे कैलकुलेशन में खाने हैं, डिपेंडेंट कि आप कितना वर्कआउट करते हैं, आप कितना डाइट करते हैं, आप कितना रेस्ट करते हैं, उस हिसाब से आपको हर एक मैक्रोन्यूट्रिएंट लेने की जरूरत है। कुछ बॉक्सर्स हैं, ओलंपिक बॉक्सर्स, उनका दिन का कैलोरी इंटेक अगर मैं आपको बताऊं, आप बिलीव नहीं करेंगे। 8000 कैलोरी खाते हैं वो दिन में, 8000 कैलोरी, और एक भी स्कूप प्रोटीन का नहीं लेते, क्योंकि उनका पूरा प्रोटीन नेचुरल प्रोटीन से आ जाता है। तो हाँ, मेरा कहने का मतलब यह है कि बेसिस आप क्या कर रहे हैं, आपका क्वांटिटी, आपका एक्सरसाइज स्केड्यूल, आपका एक्टिविटी लेवल क्या है, उस हिसाब से प्रोटीन का कैलकुलेशन करना जरूरी है। ऐसे मत समझे कि ज्यादा प्रोटीन बेस्ट, एक्सट्रीम पे मत जाइए। हर चीज का एक बैलेंस और क्वांटिटी होता है, बेसिस हम क्या कर रहे हैं। डॉक्टर बंसल, हमें जरा बताइए कि मैं एक ट्रेंड ये भी देख रहा हूं कि भारत में, मैं बीबीसी की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि भारत में जो वेट लॉस ड्रग्स हैं, सेमाग्लूटाइड या बाकी इस तरह के जितने भी हैं, इनका ट्रेंड बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। और जब हम 2026 की बात कर रहे हैं तो हमें ये भी नहीं भूलना होगा कि एक एक तरह से इस फ्रंट पे भी बहुत सारे डेटा आने वाले वक्त में नजर आएंगे। कैसे देखते हैं इस ट्रेंड को, और क्या क्या सावधानियां कम से कम बरतनी होंगी इस लिहाज से? देखिए, इस ट्रेंड में ये आपने बिल्कुल ठीक बोला कि ये ट्रेंड डेफिनेटली है, और ये ड्रग्स बहुत जल्दी बहुत पॉपुलर हो गई हैं। इसमें कुछ अच्छी बातें भी हैं और कुछ थोड़ा वरीसम बातें भी हैं। एक तो हमारे देश में ओबिसिटी बहुत ज्यादा है, जैसा अभी मेरे को एक्सपर्ट ने भी मेंशन किया, और ओबिसिटी को मैनेज करना इतना आसान नहीं है। ऑल्दो हम कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी ईटिंग करें और उससे वेट लूज हो जाएगा, पर वैसा हो नहीं पाता है, और बहुत सारे लोग इस चैलेंज में फंस जाते हैं। तो उनके लिए ये मेडिकेशंस अच्छी हैं, और इनमें से कुछ मेडिकेशंस के कई सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। लेकिन ये मेडिकेशंस प्रॉपर एक्सपर्ट गाइडेंस भी दी जानी चाहिए। कुछ कंडीशंस जिनमें ये मेडिकेशन सूटेबल नहीं है, उनमें नहीं लेनी चाहिए। और जब ये मेडिकेशन दी जा रही है, तो उनके बाद जो रेगुलर मॉनिटरिंग की रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। अगर हम उस सबको ध्यान में रख के इन मेडिकेशंस को यूज करेंगे, तो इन मेडिकेशंस के बहुत बेनिफिट्स हैं। लेकिन अगर इसका मिसयूज होगा, और जैसा कि मेरे कॉलीग ने यहाँ पे कहा कि अगर आप किसी बिना एक्सपर्ट को मिले अपने लेवल पे डिसाइड करेंगे, या स्यूडो एक्सपर्ट से मिलके इन मेडिकेशंस को यूज करने की कोशिश करेंगे, तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो इन नटशेल ये मेडिकेशंस यूजफुल है, बहुत बेनिफिट्स दे सकती हैं, बट इन प्रॉपर हैंड्स। डॉक्टर आशुतोष, हमें ये बताइए कि स्क्रीनिंग जो है 2026 में किन किन टेस्ट्स को आप प्राथमिकता देंगे, जो कम से कम साल में एक बार करानी चाहिए? भारत में कैंसर का दायरा भी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, तो वहां पर भी स्क्रीनिंग की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है।
जी, देखिए अभी के सिनेरियो में जो हमने लास्ट 5 इयर्स में देखा है कि स्क्रीनिंग हैज बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और स्क्रीनिंग मैं बताऊं सिर्फ कैंसर की ही नहीं, जैसा मैंने बताया कि टाइमली हर चीज का इवेल्युएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इररेस्पेक्टिव ऑफ द एज ग्रुप। सभी इंसान को जो 20 इयर्स से बियॉन्ड है या 18 इयर्स से बियॉन्ड है, दे शुड बी स्क्रीन्ड सिम्टम वाइज ऑल्सो एंड टेस्ट वाइज ऑल्सो। स्क्रीनिंग का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमने बहुत सारे टेस्ट लिख दिए और टेस्ट लिखने के बाद उनके रिपोर्ट्स का वेट करें। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत यंग पेशेंट्स में भी हम लोगों ने आज स्ट्रोक देखना शुरू किया। स्ट्रोक मतलब जिसे लकवा, पुराने टाइम पे हम ये मान के चलते थे कि नहीं यार ये तो दिस इज अ डिजीज जो 50 साल के बाद होती है। बट मैंने अभी क्रिटिकल केयर की प्रैक्टिस में या मेडिसिन की प्रैक्टिस में बहुत सारे केसेस ऐसे देखे, यंगस्टर्स हु आर हैविंग एज ऑफ बेयरली 30, दे आर गेटिंग अ स्ट्रोक। तो स्क्रीनिंग का मतलब क्या है? अगर अचानक आप सो के उठते हो, आपको ये लगता है कि किसी हाथ पैर में कोई सुन्नपन है, एक हाथ कम काम कर रहा है, या फेस आपका टेढ़ा हो गया है, आपको चलने में दिक्कत हो रही है, देन आप स्क्रीनिंग उस लेवल से शुरू करिए। आप सिम्टम्स से स्क्रीनिंग शुरू करते हुए एक एक्सपर्ट के गाइडेंस में आप फर्दर उसको जाइए। आपको सीटी की आवश्यकता है, एमआरआई की आवश्यकता है, वो आप कराइए। तो अगर हम स्क्रीनिंग की बात करें तो इट शुड बी डन ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स, और उसका डायग्नोस्टिक एड हमें लैब से और इमेजिंग से लेना है। जैसे अगर हम कैंसर की बात करें, सर्वाइकल कैंसर, ब्रेस्ट कार्सिनोमा, ये सारी चीजें समय के साथ बहुत तेजी से पता चल रही हैं, इसलिए क्योंकि हमारे पास वो टेस्ट हैं करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं आपको बहुत सिंपल भाषा में बताना चाहूंगा। जैसे अगर कोई फीमेल है, इफ शी हैज गॉट लम्प, अगर कहीं स्वेलिंग हमें चेस्ट में दिखती है, लोग उसको इग्नोर करते हैं। उसको इग्नोर करते हैं तब तक जब तक कि वो प्रॉब्लम सम न बन जाए। मैं इसमें यही रिकमेंड करूंगा कि अगर एक छोटा सा भी लंप आपको मिलता है, देर इज समथिंग कॉल्ड एज ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। आप उसको एग्जामिन करिए, मीट अ कंसर्न डॉक्टर। आप उसकी एटलीस्ट ये है कि आप यूएसजी करवा के मेमोग्राफी कराइए, ताकि हम उसको फॉलो अप कर सकें। एंड दिस इज अर्ली डायग्नोसिस इज ऑलवेज गुड फॉर ऑल द पेशेंट। तो इन शॉर्ट, स्क्रीनिंग हेड टू टो सारी चीजों की होनी चाहिए। दोज हु आर बियॉन्ड 18 इयर्स ऑफ एज, उनका एक लिपिड प्रोफाइल, एक ईसीजी एंड हीमोग्राम इंक्लूडिंग किडनी फंक्शन टेस्ट, और ये सारी चीजें रेगुलर बेसिस पे करनी चाहिए। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की या किसी की किडनी डिजीज की, तो उनको और अलर्ट रहना चाहिए एंड दे शुड इनफैक्ट गो फॉर बाई एनुअल चेकअप, ताकि हम उन चीजों को टाइमली इवेल्युएट करके ट्रीट कर सकें। बहुत सारे पेशेंट को जेनेटिक हिस्ट्री होती है, जैसे हम लोगों ने देखा है कि कुछ पेशेंट्स में डायबिटीज टाइप 1 फैमिली हिस्ट्री से चला आ रहा है। तो हम उसमें ये बताते हैं कि अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं जैसे बार बार प्यास लगना, भूख लगना, यूरिन में जलन होना, हाथ पैर में झंझनाहट होना, देन दे शुड इवेल्युएट देमसेल्फ अर्ली। तो हर चीज का सिम्टम वाइज, फैमिली हिस्ट्री वाइज एंड टाइमली इवेल्युएशन, स्क्रीनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीनल, आपने मेंटल हेल्थ का जिक्र किया। मेंटल हेल्थ पर अब सरकारें भी बहुत फोकस कर रही हैं और 9 साल बाद, मैं यहां पर मेंशन करना चाहूंगा, 9 साल बाद भारत सरकार मेंटल हेल्थ सर्वे कराने जा रही है। और पहले बड़ा दायरा इसका छोटा था, इस बार पूरा भारत कवर होने वाला है। और इसमें महिलाएं, बच्चे, मतलब पहले खास तरह का एज ग्रुप था जिसे कवर किया जाता था, लेकिन अब पूरा भारत इसमें कवर होने वाला है। अब हम अब इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितनी बड़ी चिंता है। हमें बताइए कि रेगुलर डेज में भी लोगों को एंजाइटी, स्ट्रेस, बर्नआउट, कई सारी इस तरह की शिकायतें हैं। तो आमतौर पर कोई समस्या शुरुआती तौर पर अगर समझ में आ रही है कि मुझे घबराहट हो रही है, परेशानी हो रही है या ओवर थिंकिंग, इसे इसे टैकल करने का आसान तरीका क्या है? कहां से शुरुआत की जाए? See, as a fitness coach, I always advise people कि अपना सेल्फ डायग्नोसिस मत करिए। अगर आपको किसी छोटी सी बात पे एंजाइटी हो रही है, बार बार ऐसे स्वेटिंग हो रही है, रात को भी सोने के टाइम पे आप स्वेट से एकदम जग जाते हैं, सो इट्स दैट क्लियर सिग्नल कि आपको अपने बॉडी के सारे चेक्स करवाने चाहिए अंडर डॉक्टर, या प्रॉपर जो भी आपको लगता है उस टाइम पे आपको फिजिशियन की नीड है, उस टाइप से आप प्रॉपर अपने बॉडी के टेस्ट करवाइए और एक फिजिकल पूरी स्कैनिंग करवाइए, सारे वर्कआउट। इनफैक्ट दिस इज अ वेरी गुड टाइम। और आपके टीवी के माध्यम के उससे आई वुड वांट टू पास दिस मैसेज कि नया साल शुरू हो रहा है, नए साल में लोग बहुत सारे रेजोल्यूशंस लेते हैं, पार्टीज में बहुत स्पेंड करते हैं, तो प्लीज इस बार सबसे पहले एक खर्चा अपने बॉडी के पूरे टेस्ट पे दीजिए।
फ्रॉम विटामिन डी, वाइटामिन्स, मिनरल्स, आपके जितने भी स्कैन्स होते हैं हार्ट के, इको, आई थिंक डॉक्टर्स यहाँ पर हैं तो वो सब अच्छे से गाइड करेंगे, बट आई एम जस्ट सेइंग अपने बॉडी का एक टेस्ट तो करवाइए, एटलीस्ट आपको ये तो पता हो कि आपकी बॉडी में कहाँ कहाँ डेफिशिएंसीज हैं, क्या कमी है। ये आपको, दिस इज लाइक द फर्स्ट स्टेप। जब आपको ये सब पता होगा तभी तो आप इसके हिसाब से कोई स्टेप्स लेंगे। अगर आपको ऐसा पता लग रहा है कि आपके ब्लड टेस्ट नॉर्मल है, बाकी सब नॉर्मल है और कोई भी चिंता का कारण नहीं है, देन वी कम डाउन टू द सेकेंडरी स्टेप। क्या इस मीन्स कि ये साइकोलॉजिकली आप बहुत स्ट्रेस हो रहे हैं, चाहे वो आपके काम से हो रहे हैं, चाहे वो आपका जो रूटीन है, विच कुड बी ईदर अ सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप अपने स्क्रीन के सामने 10 to 12 आवर्स तक बैठे रहते हैं, आप बाहर सनलाइट देख ही नहीं रहे हैं, नेचर से आपका कोई कनेक्ट ही नहीं है, आपका अपने साथ कोई कनेक्ट नहीं है, यू आर नॉट माइंडफुल एट ऑल, आपका कोई डाइट का रूटीन ही नहीं है, खाने का टाइम ही नहीं है। सो इमेजिन जब आप 12 आवर्स स्क्रीन के सामने ही हैं तो आप कब कैसे खाना खा रहे हैं और आप कितना ओवर कैफिनेटेड हैं, मतलब आप दिन में सिर्फ कॉफी और चाय पिए जा रहे हैं, बिकॉज खाने का तो कोई शेड्यूल है ही नहीं आपका। तो अगर इस टाइप का आपका लाइफस्टाइल है तो ऑब्वियसली योर लाइफस्टाइल नीड्स द फिक्सिंग फर्स्ट। और अगर आप कोई मेडिकेशंस भी डॉक्टर आपको एडवाइस कर रहे हैं तो उसके साथ साथ भी आपको लाइफस्टाइल तो सेट करना ही पड़ेगा। तो दिस इज समथिंग व्हिच पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी हेल्थ के साथ शॉर्टकट्स नहीं ले सकते। देयर आर नो क्विक फिक्सेस हियर। आपको कंसिस्टेंटली अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू फिक्स वट एवर इज नॉट राइट, चाहे वो आपका रूटीन हो, चाहे वो आपका न्यूट्रिशन का शेड्यूल हो, चाहे वो आपका स्लीप शेड्यूल हो। और इसके लिए मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि सिंपल 5 to 10 मिनट्स 3 टाइम्स अ डे खाने को देते हैं ना, आपको अपने ब्रेथ वर्क के लिए भी देना पड़ेगा। और ये ब्रेथ वर्क बहुत कोई डिफिकल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है आपको प्राणायाम करना है बैठ के। आप सिंपल एक हाथ अपने फॉरहेड पे रख सकते हैं, एक हाथ आप अपनी बेली पे रखिए और डीप ब्रीदिंग कीजिए। 3 सेकंड्स के लिए एक लंबा गहरा सांस भरिए, फिर 5 सेकंड्स के लिए इसको धीरे धीरे छोड़िए। 3 सेकंड्स के लिए एक लंबा गहरा सांस भरिए, 5 सेकंड्स के लिए छोड़िए। ये इनहेल फॉर अ लेसर पीरियड ऑफ टाइम एंड एक्सहेल फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ये हमारी बॉडी को एक सिग्नल जाता है कि एवरीथिंग इज गोइंग वेल। तो ये ऑटोमेटिकली आपके कॉर्टिसोल्स ना, जो सुबह से भागते ही समय आपकी बॉडी वो फाइट और फ्लाइट मोड में आती है, ये उसको रिलैक्स करता है। सो दिन में 3 बार अपने आप को, अपनी बॉडी को ये बताइए कि सब ठीक चल रहा है, इट्स ऑल गुड। एक आखिरी सवाल के साथ मैत्री मैं आपके पास आना चाहूंगा। हाल ही में हमने खबर देखी कि 16 साल की बच्ची की मौत बहुत ज्यादा फास्ट फूड और पैकेज फूड, चाउमीन, नूडल्स की वजह से हुई। हालांकि मेरे ख्याल से उसमें और भी पहलू आना बाकी है, लेकिन डॉक्टर्स ने शुरुआती तौर पर उसकी ओर इशारा किया। आप 2026 में पैकेज्ड फूड, फास्ट फूड, इस तरह की ईटिंग को बहुत बड़ा थ्रेट मान रही हैं? ये अभी भी बरकरार रहेंगे? फोकस पूरा इसी ओर जा रहा है कि प्रोसेस्ड फूड को कैसे कम किया जाए। स्टार्टिंग 2026 यहां से शुरुआत हो रही है, क्योंकि अब जाके पता चला है कि प्रोसेस्ड फूड का इम्पैक्ट कितना खराब हो रहा है। अब तक लोग वेट कर रहे थे, हाँ ठीक है प्रोसेस्ड फूड खराब है, पर अब जाके जो इंडिया डायबिटीज का कैपिटल हो चुका है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ डायबिटीज, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ फैटी लिवर, ये सारी डिजीजेस की शुरुआत होती है ओबेसिटी से, और ओबेसिटी की शुरुआत होती है प्रोसेस्ड फूड से प्राइमरीली। आप माने या ना माने, 2050 का प्रिडिक्शन ये है कि 450 बिलियन लोगों को ओबेसिटी होने वाला है। ये हद तक इतना फोरकास्ट आया है। तो 2026 को बहुत फोकस्ड मेटाबॉलिक इंटरवेंशन करना पड़ेगा कि प्रोसेस्ड फूड्स को कैसे, या तो ऐसे रेगुलेशंस लाए जाए, या जहां प्रोसेस्ड फूड्स के फूड थोड़े हाई क्वालिटी के, थोड़े हेल्दी किए जाए, जहां इतना खराब इंपैक्ट ना हो। पूरा बिजनेस की ओर जाता है जब प्रोसेस्ड फूड, तो उसमें अडल्ट्रेशन हो जाता है, चीप क्वालिटी के ऑयल्स और ट्रांस फैट्स यूज किए जाते हैं, जिसकी वजह से कंपनीज का मार्जिन बढ़ जाए। तो यहां जब रूल्स एंड रेगुलेशंस आ जाएंगे और इंप्लीमेंट होंगे, तब जाके वी कैन सी अ चेंज ओवर देयर। अदरवाइज लोग अगर अपने ओर से चेंजेस करना शुरू कर दे, थोड़ा इन द बिगनिंग हमें लगता है कि ये बहुत एफर्ट है, लेकिन नहीं है। कुछ भी नई चीज करने जाओगे, वो पहले 7 दिन एफर्ट लगेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम शुगर को ही ले लें, हम शुगर डाइट को ही लें,
शुरू में लगता है कि बड़ा मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है, लेकिन एक कंसिस्टेंसी के बाद वो बहुत बेहतर लगने लगता है और आपको इच्छा ही नहीं होती है। तो शायद हमें इस ओर देखना होगा और डिसिप्लिन को एक मूल मंत्र बनाना होगा। और तमाम चर्चाएं जो रही हैं मेरे ख्याल से वो सबसे बेहतर रही हैं 2026 में आपकी बेहतर हेल्थ के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको चर्चा पसंद आई। मैं अपने तमाम एक्सपर्ट का शुक्रिया अदा करूंगा। डॉक्टर बंसल, थैंक यू सो मच। डॉक्टर आशुतोष, आपका भी, मीनल और मैत्री, आप दोनों का भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके अमेजिंग इनसाइट्स के लिए। उम्मीद करते हैं कि सेहत की बात का ये न्यू ईयर स्पेशल आपको पसंद आया होगा। अपना ख्याल रखिए, नया साल बेहतर तरीके से अपनी सेहत को समर्पित करते हुए मनाइए। नमस्कार।